किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में। मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें, सबसे पहले आपको बताएंगे धान की रोपाई के बारे में, फिर मुलाकात करवाएंगे हमारी सफल महिला किसान उत्तरा बाई से, और फिर हम आपको जागरूक करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के प्रति। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए अब नजर डालें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, विश्व भर में हमारे देश के चावल की धाक है। जी हाँ, निर्यात काफी अच्छे स्तर पर होता है। बासमती चावलों की बात करें चाहे गैर बासमती चावलों की बात करें। वर्तमान समय की बात करें तो इस समय रोपाई के लिए समय उपयुक्त चल रहा है। रोपाई अगर अच्छी होगी तभी तो आगे चलकर अच्छी उपज आपको हासिल हो पाएगी। तो किस तरह से आपको रोपाई करनी है, आइए बताते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। अच्छी पैदावार के लिए अच्छी क्वालिटी का बीज जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है रोपाई का सही तरीका। जिस खेत में आप धान रोप रहे हैं वो बिल्कुल समतल होना चाहिए। ऊंचा नीचा खेत पैदावार पर असर डालेगा। फास्फोरस और पोटाश खेत तैयार करते समय दूसरी जुताई के दौरान ही डाल दें। और हाँ, हरी खाद का इस्तेमाल जरूर करें। हरी खाद से हो सकता है फसल में यूरिया की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, और अगर पड़ेगी भी तो बहुत कम। कई किसान गेहूं की कटाई के तुरंत बाद हरी खाद बो देते हैं और फिर रोपाई से काफी पहले उसे जोत देते हैं। किसान भाइयों, आपने हरी खाद तो जरूर ली होगी। यदि नहीं ली है जिन किसानों ने, तो अगली साल अवश्य लें। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मूंग की फसल ली हुई है, ये हरी खाद के लिए है। इसके साथ ही आप ढेंचा की फसल भी ले सकते हैं, और हरी खाद को लेने का भी एक तरीका है। कई बार किसान भाई जैसे ही गेहूं की फसल कटती है और हमको बीज मिल जाता है, हम बो देते हैं, और अपने अंदाज से जब देखते हैं वो 5-6 फीट का हुआ, और फिर हम उसको मिक्स करते हैं। कई बार हैरो चलाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, और बहुत सारा तेल खर्च होता है। यदि रोपाई से 10 दिन या उससे पहले हमने उसको पलट दिया है तो उसमें जो पोषक तत्व जो फसल को मिलने थे वो भी काफ़ी कम मिल पाते हैं। अतः आप प्लानिंग करके हरी खाद बोएं, और जिस दिन रोपाई करनी है उससे 1 दिन पहले खेत में पानी भरें और 2 बार रोटावेटर चला दें। ऐसा करने से आपकी हरी खाद की फसल भी मिक्स हो जाएगी, और जो फालतू डीजल, जो पैसा आपकी जो लागत बढ़ती है, वो सारी बचत हो जाएगी और आपकी जेब में इनकम आ जाएगी। इसके अलावा जो पोषक तत्व अगली फसल को मिलने हैं, यानी कि बासमती की धान की फसल को मिलने हैं, वो सर्वाधिक मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही 5-6 दिन में धान का पौधा रोपाई जो आपने की है वो जड़ें पकड़ के खड़ा होगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेने लगेगा। और ये सही तरीका है कि आप हरी खाद की फसल लें और इस प्रकार से रोपाई करें। लेबलिंग मैंने बताया बहुत आवश्यक है, और जो आप खादों का प्रयोग करते हैं, खास तौर से फास्फोरस और पोटास, जब आप अंतिम बार यानी कि दूसरी बार जब आपका ट्रैक्टर चलता है, जब आप पडलिंग करते हैं, उस समय पर आपको डाल देना चाहिए, जिससे कि वो मिट्टी में मिल जाए। जहाँ तक यूरिया की बात है, जैसे 11-21 पूसा बासमती 11-21 एक ऐसी किस्म है जो बासमती में काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है। यदि आपने हरी खाद की फसल ली है तो हो सकता है आपको बिल्कुल भी यूरिया डालने की आवश्यकता ना हो। फिर भी यदि आवश्यकता है तो आप रोपाई के 7 दिन बाद
पहली मात्रा जो है यूरिया का वो प्रयोग करें और उसके साथ जिंक का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जहां भी धान की खेती होती है उन मिट्टियों में जिंक की कमी है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और रोपाई करते समय कुछ बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी फसल भी लेंगे, लागत भी घटेगी। रोपाई के लिए 20 से 25 दिन की पौध आदर्श मानी जाती है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 30 दिन से ज्यादा उम्र वाली पौध लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे निश्चित तौर पर पैदावार घटेगी। दूसरी ओर रोपाई के लिए पौध उखाड़ने से पहले नर्सरी में पानी भर दें। सूखी नर्सरी से पौध उखाड़ने पर कई दिक्कतें आ सकती हैं। पौध उखाड़ने के बाद जड़ों को ट्राइकोडर्मा से 1 घंटे तक उपचारित करें। जैसे कि अभी समय है, आपकी नर्सरी लगभग तैयार है और रोपाई, क्योंकि बारिश हो चुकी है तो रोपाई के लिए खेत लगभग तैयार होंगे। तो नर्सरी से जब हम पौध उखाड़ेंगे उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपने जब नर्सरी उखाड़नी है तो नर्सरी के अंदर पानी भरा हुआ होना चाहिए। आपने कभी भी सूखे में नर्सरी नहीं उखाड़नी है। यदि आप सूखे में नर्सरी उखाड़ते हैं तो उससे जड़ों को नुकसान तो होता ही है, और जब जड़ टूट जाती हैं और पौधा हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वहाँ पॉपुलेशन की कमी हो जाती है और उपज कम हो जाती है। इसके साथ ही खास तौर से बासमती प्रजातियों में एक बकैने रोग, झंडा रोग काफ़ी नज़र आता है। तो वो बकैने रोग यदि आपने सूखे में उखाड़ा है तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अतः अपनी नर्सरी को पानी भर के उखाड़ना है और उखाड़ने के बाद जो पौध है उसको कम से कम 1 घंटा तक ट्राइकोडर्मा के घोल में उपचारित करना आवश्यक है। क्योंकि यदि आपने पौध का उपचार किया है और आपने सूखे में पौध नहीं उखाड़ी है, पानी भर के उखाड़ी है, तो आपके खेत में प्रारंभिक अवस्था में बीमारियां बहुत कम लगेंगी। जब आप रोपाई करेंगे उससे पहले खेत की तैयारी अच्छे से करें। धान की खेती कर रहे हैं तो आपका खेत समतल जरूर होना चाहिए। यदि आपका खेत लेवल नहीं है तो आपके खेत में फसल अच्छी नहीं होगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। रोपाई कतारों में करनी है। 2 कतारों के बीच 20 सेंटीमीटर पर फासला रखना है। रोपाई 1 से 1.25 इंच की गहराई पर ही करें। ज्यादा गहरी रोपाई करेंगे तो पौधे की गांठ दब जाएगी और फिर पौधा पनप नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी सारी ताकत नई गांठ बनाने में लगा देगा। खेत में जगह जगह रास्ते छोड़ना भी जरूरी है। रास्ते फसल का रकबा तो कम कर देंगे, लेकिन उपज बढ़ा देंगे। किसानों को भी काम करने में आसानी रहेगी। कई बार किसान भाई कहते हैं कि साहब लाइन में लगाना तो मुश्किल है। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आपकी जो लेबर लगा रही है, जो लगाते हुए पीछे चलती है, उससे कहो आप जितना एरिया लेके पीछे चल रहे हैं, जो आपके बराबर में दूसरा व्यक्ति धान लगाएगा, वो वहाँ पर 40 सेंटीमीटर का एक रास्ता छोड़ता चले, यानी कि वो 40 सेंटीमीटर दूर पहला पौधा लगाए। इस प्रकार क्या होगा कि हर 2 से 3 मीटर के बाद 40 सेंटीमीटर के रास्ते बन जाएंगे। ये रास्ते आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप ऐसा ना सोचें कि इतने एरिया में हमने पौधे नहीं लगाए तो कहीं उपज तो कम नहीं हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, उपज इसमें बहुत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये जो रास्ते हैं ये आपके चलने फिरने के लिए तो हैं ही। आपको स्प्रे करना है, आपको खाद डालना है, आपको दवाई डालनी है, आपके वो काम आएंगे। आप जो पौधों को कई बार तोड़ते हैं पैर रखने के लिए और बाद में पौधा, हमारा खेत इतना भर जाता है कि हमें खेत में घुस नहीं पाते, तो हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाते कि इसमें कीड़े हैं, बीमारी हैं, कुछ हमें पता नहीं चलता। तो ये रास्ते बहुत काम देते हैं। सूर्य की रोशनी इन रास्तों से पौधों के तने पर और जड़ तक जाती है, मिट्टी तक जाती है। जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव तत्व हैं वो क्रियाशील होते हैं। वो क्रियाशील होते हैं तभी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनको जड़ें ले पाती हैं। और जब जड़ों को पोषक तत्व सही मिलेंगे तो जड़ों का विकास अच्छा होगा, और जड़ों का विकास अच्छा होगा तो पूरे पौधे का विकास अच्छा होगा। इसलिए ये लाइन आपको जरूर छोड़नी है, ये रास्ते जरूर बनाने हैं। इसके बाद जब आप धान की रोपाई करेंगे तो वो कितना गहरा लगाना है, ये बात भी बहुत आवश्यक है। 1 से 1.25 इंच गहरा लगाना है, इससे ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। यदि आप ज़्यादा गहरा लगाते हैं तो आपके खेत में कल्ले कम निकलेंगे। उसका कारण ये है
कि जब आप धान के पौधे को देखते हैं, उसकी जो सीडलिंग है, जड़ के ठीक ऊपर एक गांठ होती है, उस गांठ से कल्ले निकलते हैं। जब हम पौधे को बहुत गहरा लगा देते हैं तो 5-7 दिन में जब वो पौधा अपने को तैयार करता है, जड़ें पकड़ के खड़ा होता है, और जब उसको उसमें टिलरिंग करनी है यानी कि गांठ से फूट होनी है, वो गांठ अंदर होती है, तो फिर पौधा अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत नई गांठ बनाने में लगाता है, जिसमें पौधे के 7-8 दिन खर्च हो जाते हैं, इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है और वो आपकी उपज पर विपरीत प्रभाव डालती है। यदि आप 1 इंच गहरा लगाएंगे तो 7वें दिन आपके खेत में नया कल्ला निकल आएगा, नए टिलर निकल आएंगे और आपकी फसल बहुत अच्छी चलेगी। बहुत से किसान कल्ले निकालने के लिए दवाओं का सहारा ले रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन दवाइयों से फसल को कोई फायदा नहीं पहुंचता, उल्टे लागत बढ़ जाती है। कल्ले बढ़ाने का सही तरीका पाटा लगाना है। पाटा रोपाई के 10 से 15 दिन बाद लगाया जाता है। पाटा लगाने से पहले खेत में पानी भर लेंगे और पाटे का वजन 15 किलो के आसपास होगा। आप चाहें तो कुछ बांसों को आपस में बांधकर भी पाटा बना सकते हैं। कुछ किसान भाई रोपाई कर चुके हैं, अब उनकी फसल को रोपाई किए हुए 8, 10, 12 दिन हो गए हैं। ऐसे किसान भाई कल्ले ज़्यादा निकालने के लिए, टिलरिंग ज़्यादा करने के लिए कोई दवाई ना डालें। किसी दवाई से टिलरिंग नहीं होती। एक बहुत आसान तरीका है ज़्यादा टिलरिंग करने के लिए। आपके धान की रोपाई को जब 10, 12, 15 दिन हो जाएं, खेत में पानी भरिए और एक पाटा ले लीजिए, एक कड़ी ले लीजिए, 8-10 बांस बांध लीजिए जिनका वजन कोई 15 किलो होगा, रस्सी बांध के पूरे खेत में चला दीजिए। ऐसा करने से ये जो जमीन के ऊपर रगड़ते हैं तो सॉइल की जो लेयर हार्ड हो जाती है, उसमें एयरेशन होता है, वायु का संचार होने लगता है, जिससे सूक्ष्म जीव तत्व वो हमारे सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। और एक ये स्ट्रोक थेरेपी का भी काम करता है। जो गांठ है जहाँ से टिलरिंग होती है, उस पर जब ये स्ट्रोक लगता है तो वो भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाती है और टिलरिंग बहुत ज़्यादा आपके खेत में हो जाती है। तो आप किसी तरह की कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है। जब तक खेत के अंदर कोई बीमारी, कीड़ा इतना ज़्यादा नहीं आ गया कि वो हमें नुकसान देने लगे, जब तक दवाई नहीं डालनी है। आपको कोई भी रसायन का प्रयोग करना है तो सिर्फ वैज्ञानिक की सलाह से करना है। इसके लिए बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान ने एक हेल्पलाइन बनाई हुई है, जिस पर आप अपने खेत का फोटो खींचकर या आप बोल करके, यदि लिख नहीं पाते हैं तो, या लिखकर अपना मैसेज डाल सकते हैं और हमारे वैज्ञानिक वहां से आपको जवाब देंगे। आप उसका नंबर लिख सकते हैं 86 306 41 798। लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी रसायन का प्रयोग आप वैज्ञानिक की सलाह से करें, दुकानदार की सलाह से कतई नहीं करना है, क्योंकि बासमती एक्सपोर्ट करने वाली फसल है। इसे हम दुनिया के कोने कोने में भेजते हैं और जिससे कि हमारे किसानों की आय बढ़ सके। बासमती चावल चूंकि बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है, इसलिए फसल में रसायनों का बेवजह इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से चावल में मानक से ज्यादा कीटनाशक पहुंचने का खतरा बना रहेगा। ऐसे चावल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुश्किल होगी। बहुत ज्यादा कीट या बीमारी लगने पर ही मजबूरी में दवा छिड़कें। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
समय में महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं हैं, चाहे बात किसी भी क्षेत्र की हो। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र की। बता दें, इसमें भी महिलाएं कड़ी मेहनत से सफलता हासिल कर रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी ही सफल महिला किसान से, जिनका नाम है उत्तराबाई। अब किस तरह से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, आइए उन्हीं से जानते हैं और नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय महिलाएं अपनी कामयाबी का परचम हर क्षेत्र में फहरा चुकी हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनना हो या फिर एक सफल महिला किसान। एक बार जब महिलाएं अपना कदम उठा लेती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। महिलाएं समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन और जागृति लाने में सदैव ही महत्वपूर्ण योगदान देती आई हैं। संघर्ष से तप कर निकली शख्सियतें कामयाबी को नए मायने देती हैं। कामयाबी की ऐसी मिसालें कायम करने वाली महिलाओं की फहरिस्त में एक नाम है मध्य प्रदेश के कटनी जनपद के नैगवा गांव की उत्तराबाई का, जो एक आदिवासी महिला है और जैविक कृषि करने वाले किसानों के लिए वो एक नायक बन चुकी हैं। नैगवा गांव को आज जैविक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाने लगा है। इस गांव को जैविक खेती के लिए प्रथम राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और इतने बड़े बदलाव के पीछे इस आदिवासी महिला उत्तराबाई का सराहनीय योगदान रहा है। 24 घंटों काम में मशरूफ रहने वाली ये महिला कभी खेतों पर काम करती है, तो कभी गाय बछड़ों की देखभाल करती है, कभी साथी किसानों से संवाद, तो कभी खेतों में चल रहे काम का निरीक्षण। उत्तराबाई के पति कटनी जिले में नौकरी करते थे। अपने पति की जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए उत्तराबाई सन 2002 में खेती बाड़ी से जुड़ गई, जिसका उन्हें शुरू से शौक भी था। वो अपने घर के बगीचे में फल और सब्जियां उगाते आई थी, जिसके लिए वो गोबर की खाद का उपयोग किया करती थी। उत्तराबाई को कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर जैविक कृषि पद्धति के बारे में सही जानकारी मिली। वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण की मदद से खेती करने वाली वो अपने गांव की पहली महिला किसान थी। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल वो अपने खेतों पर करती गई और धीरे धीरे उत्तराबाई ने 6-7 तरीकों की खाद और कीट नियंत्रण बनाना सीखकर उनका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगी। वर्तमान में उत्तराबाई केंचुआ खाद, मछली खाद, नाडेप टाका खाद, गोमूत्र, नीम की पत्ती, जीवामृत, अमृत भभूत का प्रयोग कर करीब 14 वर्षों से बड़ी कामयाबी से जैविक कृषि कर रही हैं। उत्तराबाई के खेतों में लहलहाती फसलों और उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को देखकर उनके गांव के बाकी किसानों ने भी उनसे प्रेरणा ली है और धीरे धीरे जैविक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उत्तराबाई ने जो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण से जैविक कृषिकरण शुरू किया, वो अन्य लोगों के लिए एक मिसाल साबित हुआ और धीरे धीरे गांव के बाकी किसान भी उनसे प्रेरित होकर जैविक पाठशाला में जाने लगे हैं। उत्तराबाई की मेहनत और लगन साफ तौर पर उनके खेतों में हरी भरी लहलहाती फसलों में देखकर प्रतीत होती है और यही कारण है कि कृषि विभाग के कई अधिकारी उनकी सफलता और उन्नति को बाकी किसानों को मिसाल के तौर पर दिखाने उनके खेतों पर लेकर जाते हैं। उत्तराबाई के जैविक कृषि में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरकार उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी कर चुकी है। जैविक कृषि में उत्तराबाई का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर गांव के अन्य किसान भी जैविक पद्धति से खेती कर लाभान्वित होने लगे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालें सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, हमें अच्छी उपज हासिल करनी है। इसके लिए हम कई तरह की तैयारियां करते हैं। जरूरी हो जाता है कि हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी देख लें, और वो कैसे पता चलेगा? जब हम अपनी मिट्टी की जांच करवाएंगे। जांच के लिए हमारी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। किस तरह से आप इससे लाभ ले सकते हैं, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आपको आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप दोबारा हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। ईमेल ID है हमारी krishidarshan@gmail.com। आप हमारा पता भी नोट कर लीजिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।